2025 के पूरे साल में एक बात हम बाकायदगी से सुनते रहे। एक वीडियो क्लिप थी, एक मीम था जिसमें कहा गया कि 26 में तो दुनिया खत्म है। और जिस तरह हम 2025 के अख्ताम पर पहुंच रहे हैं, ये लग रहा है कि वाकई इस बात में कुछ सच्चाई है। दुनिया की तीनों जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, यूएस, रशिया, चाइना, ये आपस में एक टसल में फंसी हुई हैं और इनमें से एक के लीडर को तो आज असैसिनेशन अटेम्प्ट का निशाना भी बनाया गया। इस वक्त दुनिया के हर कोने में मिलिट्री टेंशन्स बहुत हाई है। रशिया यूक्रेन में वॉर है, वहाँ पे पीस टॉक्स चल रही हैं। साउथ चाइना सी में डेवलपमेंट्स है, ताइवान के साथ चाइना की शायद जंग हो, वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज चल रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो है गजा पैलेस्टाइन का और इसराइल का जो इशू है वो चल रहा है। ये सब चीज़ें यूएस से तो दूर है और इसमें हर जगह यूएस की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट या प्रेजेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है उसके ऊपर और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। रशियन यूक्रेन वॉर कहाँ जाके अब ख़त्म हो सकती है या और एस्केलेट होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि चाइना और ताइवान के अंदर बीच में जो टेंशन्स हैं वो क्यों राइज हो रही हैं और क्या वो फुल स्केल वॉर के अंदर एस्केलेट होगा या नहीं। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के घर के ऊपर जो है वो अटैक किया गया। 91 ड्रोन्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे और इन्होंने आके उधर जो है ब्लास्ट करना था व्लादिमीर पुतिन की कंट्री रेजिडेंस के ऊपर। रशिया ने क्लेम किया कि उन्होंने सारे जितने भी ड्रोन्स थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने और कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई और कोई ब्लास्ट एक्चुअली अकर नहीं हो सका उस रेजिडेंस के ऊपर। टारगेट पे कोई चीज़ पहुंची नहीं। लेकिन जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, यूक्रेन ने इस तरह का कोई हमला नहीं किया और वो इसको फुल ऑन डिनाइल के ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है बिकॉज रशिया और यूक्रेन के बीच में इस वक्त पीस डील की टॉक्स चल रही हैं जिनको लीड कर रहे हैं ट्रम्प चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो है इसका फैसला हो और उनके पास जो इस वक्त उनका क्लेम है कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं उसमें एक और जंग जो है ऐड हो जाए जिसको उन्होंने रुकवाया है। अब ये अटैक हुआ भी एक ऐसे टाइम पे है कि पीस टॉक्स जो हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन वो मोमेंटम गेन करे थे। ये अटैक 28 से 29 दिसंबर की रात के बीच में हुआ और रशिया कह रहा है कि ये यूक्रेन की तरफ से अटैक था टू डिरेल दी टॉक्स, पीस टॉक्स, क्योंकि उसमें यूक्रेन को वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही जो यूक्रेन चाहता है। ऑब्वियसली जब पीस टॉक होती है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ रीच किया जाता है। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया हुआ है, यूक्रेन इस वक्त रेजिस्ट कर रहा है और इसके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढा जा रहा है तीनों पार्टीज़ की तरफ से, रशिया, यूक्रेन और जो मीडिएटर है इस वक्त यूएस, तो वो शायद यूक्रेन को कबूल नहीं है। इसलिए रशिया है वो कह रहा है कि यूक्रेन ने इसको डिरेल करने के लिए अटैक किया। यूक्रेन जो है वो इस वक्त बिल्कुल परेशान है और वो कह रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं आउटराइट कि हमने ये अटैक नहीं किया। और उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी कल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक मार-आ-लागो उनका जो रेजिडेंस है वहाँ पे मीटिंग थी। उसके बाद उन्होंने एड्रेस किया जब ये न्यूज़ निकली कि शुक्र है कि हमने उनको टॉमाहॉक मिसाइल्स नहीं दिए, नहीं तो ये मसला बहुत बड़ा हो जाता, वो एक्चुअली टारगेट रीच कर जाते। तो ट्रंप ने बेसिकली यूक्रेन की बात को डिनाई कर दिया और ट्रंप ने एडमिट कर लिया है कि यूक्रेन ने जो है ये वाकई हमला किया है। ऑब्वियसली ट्रंप के पास CIA की रिपोर्ट्स आती होंगी, सारी इंटेल उनके पास पहुंचती है, उनकी सर्वेलेंसेस भी बहुत हैं और उसके साथ साथ यूक्रेन के अंदर जितना इस वक्त असला यूज़ हो रहा है, जितनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उनके पास है उसके अंदर यूएस का बहुत बड़ा हिस्सा है। सो यूएस के पास इंटेल यूक्रेन की साइड से बहुत ज़्यादा होगी। सो प्रॉबेबली अगर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात एडमिट की है दैट मीन्स कि यूक्रेन की तरफ से शायद वाकई हुआ हो और रशिया का जो क्लेम है वो सच्चा होगा। ग्लोबल कम्युनिटी का भी जो इस पर रिएक्शन है वो यही है कि दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग। रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो काफ़ी लंबी चल चुकी है, 2022 से 2026 पे अब ये जाने लगी है। एवरीवन वांट्स कि यहाँ पे कोई निगोसिएशंस और पीस डील रीच हो। तो सब ने यही कंसर्न शो किया कि इसको और एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसमें पाकिस्तान, UAE, इंडिया, सारे ममालिक एक साइड पे। हाँ, फ्रांस, जर्मनी और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन की, दे हैव स्टेड साइड। उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि ये बिल्कुल बहुत ही गलत टाइम था इस तरह की कोई हरकत करने वाला। वैसे भी जंग के बीच में आप एक दूसरे की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको टारगेट नहीं करते, फौज आपस में लड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त जो निगोसिएशन चल रही थी, जो मोमेंटम गेन किया हुआ था, जितनी प्रोग्रेस होगी थी वो सारी इसकी वजह से जो है सैबोटाज होती है। और ये जिसकी तरफ से भी उनका इशारा तो इसी तरफ था कि यूक्रेन ने ही ये अटैक किया है, तो वो प्रॉबेबली अब और सख्त स्ट्रिक्ट स्टांस लेंगे
यूक्रेन की साइड पे। ऑल्दो वो यूक्रेन को ही डिफेंड करवा रहे हैं, उन्होंने यूक्रेन को बहुत सी एड भी दी है, आर्म्स भी दिए, एम्यूनेशंस भी दिए, लेकिन अब यूक्रेन की तरफ उनका थोड़ा सा और सख्त स्टांस हो जाएगा और वो चाहेंगे कि ये नेगोशिएशंस डीरेल ना हो, और ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से दुनिया कंसर्न है। इस चीज़ पे जितनी स्ट्रेस ली जाए उतनी कम है। इसी तरह के वाक़यात होते हैं जिनसे वर्ल्ड वॉर शुरू होती हैं, जिससे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं जो कि ख़त्म नहीं हो पाते, और जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने की बात हो रही थी, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट अगर एस्केलेट कर गया तो दोबारा पीस टॉक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब एक साइड पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, दूसरी साइड पे मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत इंस्टेबिलिटी है, और तीसरी साइड पे अब साउथ चाइना सी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता नजर आ रहा है। चाइना ने जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दी, और ये बड़ी लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस थी जिसके अंदर एम्फीबियस मिलिट्री इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स उनकी और नेवी तीनों मिल के जो है उन्होंने ताइवान के एरिया को घेरा, इंटरनेशनल वाटर्स में भी, एंड दे वेंट अप वेरी क्लोज। अब ये उन्होंने क्यों किया, ये एस्केलेशन क्यों हुई, ताइवान और चाइना के इस वक्त रिलेशन क्या है, अब क्या चाइना वाकई जंग करना चाहता है या सिर्फ एक शो ऑफ फोर्स किया उसने टू डिटर दी एंटिटीज जो कि ताइवान को और चाइना के इशू को एस्केलेट करवा रही है। अब इसमें यूएस किस तरह इन्वॉल्व, तो जो पहला स्पार्क होता है इस इन टेंशंस को रेज करने के लिए, वो ये है कि यूएस ने $11 बिलियन की आर्म्स डील की विद ताइवान, जिसके अंदर एडवांस मिसाइल्स भी थे, बहुत ही एडवांस रेडार सिस्टम्स भी थे, फाइटर जेट अपग्रेड्स भी थे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने ताइवान को दी ताकि वो अपने आइलैंड के डिफेंसेस को जो है वो बोस्टर अप कर सके अगेंस्ट एनी इन्वेजन। अब इन्वेजन का खतरा सिर्फ एक तरफ से है, वो है चाइना। अब चाइना का इशू किस तरह आता है, ताइवान और चाइना दुनिया के लिए या लोगों के लिए शायद दो अलग मुल्क हो, लेकिन एक्चुअली चाइना जो है वो कंसिडर करता है ताइवान को अपनी टेरिटरी। चाइना कहता है ये वन चाइना पॉलिसी है जिसको दुनिया अडॉप्ट करे, जिसके अंदर ताइवान चाइना का हिस्सा है, ऑल्दो वो अलग तरीके से अपने आप को लेके चल रहे हैं, उधर वहाँ पे एक अलग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनकी मिलिट्री भी है, बट चाइना कहता है दुनिया सिर्फ इसी तरह हमारे साथ चलेगी कि वो वन चाइना पॉलिसी जो है एक्सेप्ट करे, वो एक्सेप्ट करे कि बीजिंग के अंदर जो है वो ताइवान आता है, ये टेरिटरी जितनी भी ताइवान की है। तो जैसे ये $11 बिलियन की डील हुई, अगले दिन चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, उसने ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी। वहाँ पे फायरिंग हुई, वहाँ पे एयरफोर्स जो है उनकी उसने फ्लाई किया, वहाँ पे उनकी नेवी ने ताइवान को घेर लिया और टेंशन्स रेज हो गई। इतनी इंटेंस एक्सरसाइजेज जो है वो 2022 के बाद अभी पहली दफ़ा 2025 में हुई, और उसके साथ साथ चाइना ने जो है 20 US डिफेंस कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दी, जिसमें बोइंग भी है, लॉकहीड मार्टिन भी है, और भी काफ़ी है। तो यूएस ने इस तरह की डील क्यों की जिससे चाइना को इतना प्रोवोक किया जाए, जिससे चाइना और ताइवान के बीच में इस तरह के टेंशन्स हो? क्या यूएस की यही पॉलिसी है? अब इसके बारे में बताता हूँ कि यूएस की जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अंदर यूएस मानता है कि ताइवान जो है वो चाइना की टेरिटरी है, 1979 की जो इनकी वन चाइना पॉलिसी है। लेकिन उसके साथ साथ यूएस की एक और TRA 1979 की ताइवान रिलेशंस एक्ट, जिसमें यूएस ये कहता है कि हम ताइवान को जो है वो डिफेंसिव आर्म्स इक्विपमेंट और मिलिट्री इक्विपमेंट देंगे ताकि वो अपना दिफा कर सके। और इसको दुनिया जो है इंटरनेशनल जो रिलेशंस एक्सपर्ट्स हैं वो टर्म करते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। ऑल्दो अगर आप इसको आम इंसान की नज़र से देखें तो ये एक बहुत ही दोगलापन है, एक हिपोक्रेसी है कि एक तरफ आप मान रहे हैं कि ये टेरिटरी, ये लोग, ये जो सूबा आप कह लें या ये इलाका है, ये टेरिटरी है, ये लोग हैं अंडर चाइना, ये उन्हीं की टेरिटरी के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ आप उनको अलग तौर पे उनको पैसा भी दें, उनको आर्म्स भी दें, उनके साथ अलग तरीके से डील करें। तो बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की इनकी पॉलिसी है वो बहुत ही एक ख़तरनाक अप्रोच है। उससे आप चाइना और ताइवान के बीच में और डिवाइड डालते हैं। आप वहाँ पे उनको डिफेंस बजट देते हैं, उनको डिफेंस आर्म्स डील्स देते हैं, $11.1 बिलियन की डील, और उससे होता क्या कि आप खुद तो कमिट नहीं करते कि हम आपको सिक्योरिटी गारंटी नहीं देते। यूएस ने कभी ताइवान को सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी, लेकिन वो उसको आर्म्स वगैरह देता है, मिलिट्री इक्विपमेंट देता है कि वो खुद अपने आप को डिफेंड कर सके। और जहाँ चाइना कह रहा है कि ये हमारी ही टेरिटरी है, तो उसके अंदर ताइवान के पास और मिलिट्री माइट आ जाती है जिससे वो अपने आप को अलग रख सके या अपना दिफा कर सके। तो टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट इससे पोटेंशियली बढ़ जाता है। और अगर ये फुल स्केल वॉर की तरफ बात चली जाती है तो मिडल ईस्ट के अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चल ही रहे हैं, हमेशा से मुराद पिछले बहुत अरसे से। उसके साथ साथ रशिया यूक्रेन भी है, फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं वो टेंशन काफ़ी रेज रहती हैं। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट हुए हैं। उसके साथ साथ आगे फर्दर साउथ चाइना सी में भी जाके जो है वो जंग छिड़ जाएगी।
अब ये यूएस बड़े अरसे से यूएस और चाइना की आपस में टसल चल रही है, बीच में ट्रेड वॉर भी हुई, इकोनॉमिक वॉर भी हुई, और वो भी एक आके रेजोल्यूशन के ऊपर बात बन गई उनकी। अभी दोनों कंट्रीज जो हैं वो ठीक चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत यूएस जो है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उन्होंने जब ये ताइवान को ये आर्म्स डील की, तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा होगा कि इसका चाइना से कोई रिएक्शन आएगा। बट ये फिर भी पोक करने वाली हरकत, चाइना को इस तरह लेके एस्केलेट करवाने वाली टेंशन एक ही तरफ इशारा देती है कि किसी तरह आपने अपने एडवर्सरीज को, राइवल्स को थोड़ा सा टेंस करके रखना है, उनको ब्रीदिंग रूम नहीं देना। अब अगर ये जंग हो जाती है तो सबसे पहले तो इसमें इकोनॉमिक लॉसेज आएंगे तकरीबन $2.5 ट्रिलियन के, अकॉर्डिंग टू रैंड कॉर्पोरेशन। उसके साथ साथ यूएस एलाइज जिस तरह जापान है, उनकी बेसिस है नियर ताइवान, तो उनके साथ भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। देयर इज रिस्क, पोटेंशियल रिस्क कि उनको रिटेलिएट करना पड़ेगा, ये उनको अपनी डिफेंस के लिए जो है शो ऑफ फोर्स करना पड़ेगा। और ये चाइना का ताइवान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फिर जापान के साथ भी हो सकता है। अब यूएस इसको भी मद्देनजर रख रहा होगा कि चाइना के साथ जब जापान का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जापान के साथ यूएस को खड़ा होना पड़ेगा, सिक्योरिटी गारंटीज हैं। जो दुनिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होगी। ताइवान जो है वो 92% ऑफ वर्ल्ड वाइड यूज्ड सेमीकंडक्टर्स वो प्रोड्यूस करता है। अगर वो वहाँ से रुक जाएंगे, जंग होगी, वो रुक जाएंगे, उसके साथ साथ जो साउथ चाइना सी के अंदर से सारा ट्रेड है वो रुक जाएगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वर्ल्ड कुड फेस अप टू $5 ट्रिलियन ऑफ डिस्ट्रप्शंस इन इकोनॉमिक ट्रेड। ये बहुत बड़ा इशू होगा दुनिया के लिए। जिस तरह हमने देखा जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो ऑयल प्राइसेस थ्रू द रूफ चली गई। जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद यूरोप के अंदर भी इशू आया, पाकिस्तान के अंदर, हर कंट्री इफेक्ट हुई। जब साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ ये इशू होगा तो फिर दुनिया एक दफ़ा और इस परेशानी को फेस करेगी और सारी दुनिया अफेक्ट होगी। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो कहता है व्हेन एलिफेंट्स फाइट इट्स द ग्रास दैट सफर्स। जब दो हाथी लड़ते हैं तो नीचे जो घास होती है वो तबाह हो जाती है। तो जब ये दो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स लड़ेंगे, ताइवान 92% ऑफ वर्ल्ड्स सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करता है और चाइना उसी साइड पे दुनिया के जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूस करता है। ये जब दोनों ममालिक आपस में लड़ेंगे तो पूरी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, वो हॉल्ट भी होगी, वो अफेक्ट भी करेगी। और जितने ममालिक हैं, नॉट जस्ट यूएस, पाकिस्तान, ये न्यूक्लियर पावर्स, सारी दुनिया छोटे से लेके बड़े तक अफेक्ट हो गई, जिस तरह रशिया यूक्रेन वॉर से हुआ। अच्छा, मज़े की बात यह कि यूएस ने इस बात को एड्रेस नहीं किया, किसी भी न्यूज़ के अंदर ये बात खास बढ़ चढ़ कर नहीं आई, ना यूएस का इसके ऊपर कोई रिएक्शन था कि जो मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज चाइना ने कंडक्ट की हैं ताइवान में, उसके ऊपर उनका क्या रिस्पॉन्स है। उन्होंने सिर्फ आर्म्स डील की ताइवान के साथ और उनका वहीं तक राब्ता है। उसके अलावा जो है चाइना के साथ उनकी वही डील्स हैं, वही पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी है कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन हम उनको अलग तरीके से जो है वो आर्म्स डील उनके साथ करेंगे। इफ़ इट मेक्स अ प्रॉफिट वी डू नॉट केयर अबाउट फॉरेन पॉलिसी। तो चाइना के इस कॉन्फ्लिक्ट में फिर पाकिस्तान भी आता है, दुनिया भी आती है, दुनिया के हर कोने में अदर देन द यूएस जंग चल रही है उनकी। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।